क्या शुरुआत क्लास में धमाकेदार स्वागत अगेन। तो चलिए हम लोग जो है और भी क्वेश्चंस करेंगे सीएसईआर नेट जीआरएफ के। तो काफी बढ़िया क्वेश्चंस हैं ये जो सीएसईआर नेट जीआरएफ में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो कॉन्सेप्ट समझेंगे ताकि इस तरीके की अगर क्वेश्चन फ्रेम हो तो आप लोग आसानी से कर दें। सो लेट्स सी कि इस अगर ये जो क्वेश्चंस हैं जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है कैसे इनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपको जो दिख रहा है यहाँ पे एक वी रीड। यहाँ पे दिया हुआ है ईस्ट्रोजन रिसेप्टर नॉकआउट माइस और एक कैसिड और आई कैन से कंस्ट्रक्ट दे रखा है यहाँ पे। एंड दे हैव ऑलरेडी गिवन कि एसओएच जो है वो साइड ऑफ होमोलॉजी है। जीओआई इज जीन ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज नियोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन। दिस इज टीके थाइमिडिन काइनेज एंड दिस इज अगेन साइड ऑफ होमोलॉजी। तो वी हैव टू फाइंड आउट कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि सेल जो है सर्वाइव कर जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ ओनली G418। समझेंगे कि G418 क्या होता है। बेसिकली अगर अभी बताए तो G418 जो होता है इट्स एन एनालॉग एनालॉग ऑफ, यानी कि भाई कह सकते हैं एनालॉग ऑफ नियोमाइसिन। तो कंस्ट्रक्ट में नियोमाइसिन रेजिस्टेंस दे रखा है लेकिन उन्होंने ऑप्शंस में दे रखा है G418 विच इज एन एनालॉग किसका, नियोमाइसिन का। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन कह रहा है, बी ऑप्शन इज लाइक सेल्स जो सर्वाइव है करती है इन द प्रेजेंस ऑफ G418 और उसमें फॉलोड बाय और डाल दे तो गैंसी क्लोविर के साथ, मतलब ये दोनों चीजें ऐड कर दी गई है और दे आर सेइंग लाइक सेल्स जो है वो सर्वाइव कर जाएगी। सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है सेल्स डाई इन द प्रेजेंस ऑफ G418 और लास्ट ऑप्शन कह रहा है जब G418 डालेंगे तो सेल सर्वाइव करेगी लेकिन डाई अगर उसमें गैसी क्लोविड डालेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका मैकेनिज्म कॉन्सेप्ट है और इसमें रिकॉम्बिनेशन हम समझेंगे कि कैसे होता है इस कंस्ट्रक्ट में। तो चलिए समझते हैं कि कैसे इसके पीछे इसका मैकेनिज्म क्या है। तो देखिए लेट्स से यहाँ पे एक कंस्ट्रक्ट हम लोगों ने तैयार किया है और इसमें जो है इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट को डिस्टर्ब कर दिया गया है क्या डाल के, नियोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन इस कंस्ट्रक्ट में इंसर्ट कर दी गई है। तो ये इंजीनियर इसको किया गया है और यहाँ पे जो है एक और इस पोर्शन में एक और जीन जो है वो डाली है दैट इज टीके और आई कैन से टीके एचएसवी। टीके एचएसवी। तो चलिए देखिए क्या होता है। तो नियो आर जो है, नियो आर इज बेसिकली अ जीन विच कन्फर्स रेजिस्टेंस, जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, वो है नियोमाइसिन। So gene coding for this which provides resistance against नियोमाइसिन। इसी तरीके से जो है TKHSV ये है थाइमिडीन काइनेज जीन और HSV जो है वो नाम निकाला गया है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से, उसे ये लिया गया है और ये पर्टिकुलर जीन जो है सेंसिटिविटी प्रोवाइड करती है अगेंस्ट कैंसी क्लोविड, जो कि एक न्यूक्लियोटाइड का एनालॉग। ओके, अब यहाँ पे जो है दो तरीके के रिकॉम्बिनेशन होते हैं, दो तरीके से रिकॉम्बिनेशन हो सकते हैं। एक है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन और सेकेंड वन इज नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन।
अब now this particular insert will be targeted in किसमें, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के क्रोमोसोमल डीएनए में इसको अब डाला जाएगा। तो जब इस कंस्ट्रक्ट को एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के क्रोमोसोम में डालेंगे इस पर्टिकुलर, और हम सपोज होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो इसमें जो है पोर्शन जो आएगा यहाँ पे वो आएगा न्यूमाइसिन, दिस पर्टिकुलर पोर्शन, ये पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा नियोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन वाला, दिस। और TKHSV पोर्शन नहीं आएगा। दिस इज द केस ऑफ होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, दिस। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के केस में टारगेट जीन मिल रहा है अलॉन्ग विद नियोमाइसिन रेजिस्टेंस का पोर्शन। बट नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के केस में जो है ये पूरा पोर्शन लिया जाता है, दिस पर्टिकुलर, यहां से लगी ये। सो इन दैट केस, इन केस ऑफ नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, हमको मिलेगा टारगेट जीन प्लस नियोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन और इवन TKHSV, तीनों पोर्शन हमको मिलेंगे। इस तरीके से आप इमेजिन कीजिए पूरा लिया जा रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ नियोमाइसिन आ गया है, तो अगर नॉन होमोलोगस है तो यहाँ TKHSV भी हमको मिलेगा। तो अब डिफरेंस देखिए, अब सपोज हमने इसमें क्या डाला, क्वेश्चन में अगर हम जाए तो वो कह रहे हैं कि सेल के सर्वाइवल और डेथ की बात हो रही है। तो सेल सपोज होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो रहा है जिसमें कि ये जो पोर्शन है ये नहीं है, तो क्या है उसमें, टारगेट जीन है और नियोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन है। तो इफ वी एड G418 विच इज एन एनालॉग ऑफ नियोमाइसिन, यानी कि नियोमाइसिन की तरह ही है, और गेंसी क्लोवर भी डाल दे, तो क्या सेल सरवाइव करेगी, दोनों में, दोनों चीजें डाल दी है, तो सेल डेथ होएगी या सेल सरवाइव करेगी, या फिर सेल की जो है सेंसिटिविटी हो जाएगी टुवर्ड्स गैंसी क्लोवर। ओके, तो सिंपल सा हिसाब है। तो नियोमाइसिन यानी कि G14 डालेंगे तो सेल जो है सर्वाइव कर जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ऑलरेडी रेजिस्टेंस जीन वो कैरी कर रहा है, और सेंसिटिविटी नहीं होगी टुवर्ड्स गेंसी क्लोवर, क्योंकि यहाँ पे TKHSV जो है जीन नहीं है। दैट्स द केस ऑफ होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। और नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो दिस इज बेसिकली रैंडम, एकदम से इंसर्शन हो रहा है। तो यहाँ अगर अगर ये नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होता, तो इस केस में जो है सेल्स क्या कर जाती, सरवाइव कर जाती, अगर G418 डालते या फिर नियोमाइसिन डालते, लेकिन TKHS भी डालते तो सेंसिटिविटी हो जाती गैंसी क्लोवर के अगेंस्ट, तो सेल्स जो है उसमें, उस केस में सेल डेथ हो जाती। तो प्रॉपर रिकॉम्बिनेशन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं विच व्हाट वुड एंश्योर दैट प्रॉपर रिकॉम्बिनेशन इज टेकन प्लेस। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, सेल सर्वाइव व्हेन कल्चर्ड इन प्रेजेंस ऑफ ओनली G418, यहाँ पे बात गेंसी क्लोवर की भी हो रही है। तो देखिए वैसे फर्स्ट ऑप्शन सही है, नॉट ओनली G418, बिकॉज वी आर एडिंग गेंसी क्लोवर एज वेल। तो से बी ऑप्शन पे देखिए, सेल सर्वाइव व्हेन कल्चर इन प्रेजेंस ऑफ G418, सेल्स अभी हमने देखी कि सर्वाइव कर जाएगी क्योंकि वो कैरी कर रही है न्यूमाइसिन, यहाँ कुछ ये न्यूमाइसिन रेजिस्टेंस जीन कैरी कर रहा है, और ये जो है साइट ऑफ होमोलॉजी के बाहर है, बेसिकली क्लियर कट, मतलब लाइक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से ही दिख रहा है। तो इसका आंसर है यहाँ पे ये नहीं है, दिस इज नॉट देयर बट दिस पोर्शन इज देयर, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट एक्चुअली।
सेल सर्वाइव करेगी क्योंकि उसके पास ये न्यूमाइसिन, बस उन्होंने यहाँ पे G418 दे दिया थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट, सेल डाई व्हेन कल्चर्ड इन प्रेजेंस ऑफ दिस, नो सेल डेथ क्यों होगा, रेजिस्टेंस हो चुका है यहाँ पे। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है सेल सर्वाइव व्हेन कल्चर्ड विद G418 और डेथ हो जाएगी गैंसी क्लोवर डालने में। अगर ये पोर्शन होता, टी के आता, लेते हम प्रॉपर रिकॉम्बिनेशन के केस में, विच इज हैपनिंग एक्चुअली इन नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, तो ये पोर्शन अगर आ जाता तो सेल सर्वाइव कर जाती, बट क्योंकि टीके सेल्स आई मीन सेंसिटिव हो जाती, लेकिन टीके जो है नहीं है, इसलिए सर्वाइव कर जाएगी। डेथ तब होती जब ये पोर्शन भी आता। तो इसका जो आंसर है वो बी है, सेल सर्वाइव एंड कल्चर इन प्रेजेंस ऑफ G418 फॉलोड बाय गैंसी फ्लोविन। सो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब इजीली हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज दिस बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इज अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है एक वेस्टर्न ब्लॉट हो रहा है जिसमें कि एंटी कैंसर ड्रग यूज कर रहे हैं, और ड्रग जो है सीडी के ड्रग के एडिशन के बाद सीडी के जो है यहाँ पे बैंड डार्क हो गया है, यानी कि राइज हो गया सीडी के 6, साइक्लिन D1 का भी जो लेवल है वो भी बढ़ गया है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ जो है पी स्टैट 3 जो है उसका सिमिलर ही रहा है, कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन पी स्टैट 3 का जो है बैंड ये डिक्रीज हो रहा है, कम हो गया है। इसी तरीके से क्लीव्ड PARP का जो लेवल है, डार्क बैंड बढ़ा है ये, और बीटा ट्यूबलिन में कोई चेंजेस नहीं आए। तो हमको जो है अगेन इन चारों ऑप्शंस में से बताना, तो बेसिकली इसमें बहुत एक से ज्यादा ऑप्शन सही निकलेंगे, क्योंकि ये पार्ट से लाइक दिया हुआ था, ए है या ABC, इस तरीके से ऑप्शंस थे इस क्वेश्चन में। तो चलिए समझते हैं। देखिए, तो यहाँ पे जो है बात हो रही है आफ्टर द एडिशन ऑफ CD के एंटी कैंसर ड्रग, तो CDK6 की बात हो रही है और साइक्लिन D1 की बात हो रही है, इनका जो लेवल है वो राइज हो गया है। तो अगर हम लोग रिकॉल करें CDK6 और साइक्लिन D1 को, ये बेसिकली ये दोनों ही सेल साइकिल प्रोग्रेशन कह सकते हैं, या फिर प्रोलिफरेशन कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं एंजियोजेनेसिस कह सकते हैं, ट्यूमर प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं, कैन बी, अगर हम रिकॉल करें तो सारा। एंड यस, दे प्ले ए मेजर रोल इन प्रोग्रेशन इन लाइक माइटोटिक साइकिल G1 से एस फेज में एंट्री करते हैं, तो पूरा मैकेनिज्म है ये। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग कॉरिलेट करें, जब एंटी कैंसर ड्रग डाली तो इसको डेफिनेटली टारगेट करिए इन दोनों को, क्योंकि इनका लेवल जो है वो चेंज हुआ है। तो एंड दीज बेसिकली दीज आर इन्वॉल्व इन दिस G फेस से एस फेस की तरफ जाते हैं, तो जो ड्रग है वो इनको टारगेट कर रही है, तो ये G1 में जो है अरेस्ट कर देंगे, G1 से ऐड करने के बाद ड्रग को ये G1 में रोक देंगे, क्योंकि अगर G1 से एस फेज में एंट्री करते तो क्या होता, ट्यूमर प्रोग्रेशन होता, सेल साइकिल प्रोग्रेस हो जाती, तो ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाता कि नहीं हो जाता। तो सो काइंड ऑफ लाइक इट्स लाइक इनहिबिटर्स दे आर यूजिंग व्हिच इज टारगेटिंग दिस, इनहिबिटर्स के तौर पे काम कर रही है और इसको टारगेट कर रही है। इसी तरीके से स्टैट 3 की बात करते तो स्टैट 3 में जो है कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, लेकिन पी स्टैट 3 का जो है इसमें चेंज दिखा है, इसका बैंड ये जो है ये लेवल कम हो गया है। तो स्टैट 3 की अगर हम लोग बात करें, स्टैट 3 वी रिकॉल, इज दिस इन्वॉल्व इन जैक स्टैट पाथवे, पूरा जो पाथवे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेसिस वाला, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेसिस और एसोसिएटेड रिसेप्टर टायरोसिन है। तो जैक स्टैट जो पाथवे है उसमें इट प्लेज अ की रोल, और उसमें भी पी स्टैट 3, सो दिस इज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर again which is involved in cell proliferation multiplication and all, एंड पी स्टैट 3 की अगर हम लोग बात करें तो ये जो होता है, दिस इज इन्वॉल्व इन
एपोप्टोसिस के अगेंस्ट, तो अगर एपोप्टोसिस के अगेंस्ट जा रहा गेन तो क्या हम लोग उसको ट्यूमर प्रोग्रेशन में कह सकते हैं इन्वॉल्व है? तो पी स्टैट थ्री बेसिकली इसको स्टैट थ्री को फॉस्फोराइलेट करता है, जिसकी वजह से ये जैक स्टैट पाथवे जो है क्या हो जाता है, ये एक्टिवेट हो गया, ये भी एक्टिवेट हो जाएगा पाथवे। तो यहाँ पे जो है पी स्टैट थ्री का एक्टिवेशन नहीं हुआ है आफ्टर द एडिशन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग, जिसकी वजह से स्टैट थ्री का एक्टिवेशन नहीं हुआ क्योंकि उसका फॉस्फोराइलेशन नहीं हुआ है और जैक स्टैट पाथवे पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। सो यस, बी ऑप्शन को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं टारगेट जैक स्टैट पाथवे को तो कर रहा है ना, रोल तो है यहाँ पे पी स्टैट थ्री, इट इज डेफिनेटली टारगेटिंग दिस नो, क्योंकि वो उसको टारगेट करके क्या कर रहा है, ट्यूमर को नहीं बनने दे रहा है, कैंसर के अगेंस्ट काम कर रहा है जब एंटी कैंसर ड्रग डाली। तो ये एक, नेक्स्ट पे आते हैं बीटा ट्यूबलिन की बात करें तो बीटा ट्यूबलिन का कोई लेना देना नहीं है। बीटा ट्यूबलिन वी नो सेल मूवमेंट सेल डिवीजन में पार्ट लाइक इसका रोल है। अब क्लीव्ड पीआरपी का जानते हैं तो ये भी इसका जो लेवल है वो इंक्रीज हुआ है। तो चलिए इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि कैसे हुआ है। पीएआरपी है क्या? पीएआरपी जो यहाँ पे जो है क्लीव्ड फॉर्म में है, तोड़ा गया है इसको। तो दिस इज बेसिकली पॉली ए राइबोस पॉलीमरेज जो कि डीएनए रिपेयर में और आई कैसे बेस एक्सीशन रिपेयर में मदद करता है, एंड इवन इट प्लेज अ की रोल इन एपोप्टोसिस सेल डेथ में भी इट इज इन्वॉल्व। तो वो मैकेनिज्म समझेंगे एपोप्टोसिस पाथवे। तो सो सपोज लेट्स से दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज न्यूक्लियर envelope, ओके okay. अब यहाँ पे क्या है देखिए, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर सरफेस, एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस बाहर वाला, और दिस इज इंट्रासेलुलर, ये पोर्शन इज इंट्रासेलुलर, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, and this one is nuclear envelope। तो यहाँ पे जो है प्रोसेस स्टार्ट होता है, वैसे ही इसको सिग्नल मिला, तो दिस इज सिग्नल मिलता है, तो एक्टिवेट जो है यहाँ से सिग्नल्स जा रहे हैं, यहाँ इंट्रासेलुलर सिग्नल हो रहे हैं और एक्टिवेट हो जाता है यहाँ पे कैस्पेस 8, और यहाँ से रिलीज होते हैं आइटोक्रोम सी जो कि एक्टिवेट करता है कैस्पेस 9 को। तो जैसे ही कैस्पेस 8 एक्टिवेट हुआ, इट फर्दर एक्टिवेट्स, बनाता है ये प्रो कैस्पेस 3, और
कैस्पेस 9 जो है प्रो कैस्पेस 3 को फर्दर एक्टिवेट करता है। कैस्पेस 3, प्रो कैस्पेस 3 से कैस्पेस 3 जो है वो बन जाएगा। अब यहाँ पे जो है न्यूक्लियस के अंदर होता है PARP, PARP and caspase 3 cleaves PARP जो कि न्यूक्लियस के अंदर है और ये टूट जाएगा and it leads to cell death or I can say apoptosis कर देगा। अब PARP जो है इवन यहाँ पे इसका जो रोल है AIF और I can say caspase इंडिपेंडेंट, यानी कि इसमें कैस्पेस नहीं है, पाथवे और एपोप्टोटिक पाथवे में भी इन्वॉल्व है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया इज देयर, कैस्पेसेस आर देयर, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया पे डिपेंड कर रहा है और कैस्पेसेस का रोल है यहाँ पे है, लेकिन दिस इसको क्लीव करने में PARP को, और तब जाके एपोप्टोसिस हो रहा है। अब चलिए देखिए ऑप्शन पे आते हैं, पूरा मैकेनिज्म हम लोगों ने समझ लिया। तो यहाँ पे जो है जब एंटी कैंसर ड्रग डाली तो CDK6 में चेंजेस आए, साइक्लिन D1 में चेंजेस आए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट कि ड्रग ने जो है अरेस्ट कर दी ग्रोथ ऑफ सेल्स को, ग्रोथ सेल्स की ग्रोथ को G1 फेज में। इसी तरीके से स्टैट 3 पे कुछ नहीं हुआ है क्योंकि पी स्टैट जो 3 है वो फॉस्फोराइलेट हुआ ही नहीं है। तो टारगेट जो है कहीं ना कहीं जैकस्टेट पाथवे को भी कर रहे हैं, यानी कि रोक रहा है ना उसको, ताकि सेल्स मेटास्टेसिस ना हो। So this is again correct. It is targeting JAK-STAT signaling pathway. Next, the drug led to the apoptosis of the cell. Yes, because PARP जो है वो क्लीव्ड हो गया है, एक्टिवेट देखिए यहाँ से हो चुका है, उसका क्लीव मतलब टूट चुका है वो। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था, अभी हमने पूरा मैकेनिज्म समझा, एपोप्टोसिस हो रहा था। बीटा ट्यूबुलिन पे कोई रोल नहीं है। तो 1 2 3 एबीसी तो है, एबीसी सारे सही है। अब डी ऑप्शन पे आ जाते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है कि ड्रग ने जो है एपोप्टोसिस किया एक्सट्रिंसिक और माइटोकॉन्ड्रियल इंडिपेंडेंट पाथवे में। ये गलत है बिल्कुल ही, क्योंकि इंडिपेंडेंट कहा है, माइटोकॉन्ड्रिया पे डिपेंडेंट था, जिसकी वजह से कैस्पेज जो एक्टिवेट हुए, फिर उसने जो है PARP को क्लीव किया, तब जाके एपोप्टोसिस हुआ। तो इज इट इंट्रिंसिक माइटोकॉन्ड्रियल डिपेंडेंट पाथवे, क्या हम कह सकते हैं एक्सट्रिंसिक माइटोकॉन्ड्रियल इंडिपेंडेंट पाथवे का तो अलग ही रोल होता है। तो डी ऑप्शन इज बेसिकली गलत। तो इसके जो आंसर है सही ABC आंसर्स है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द मैकेनिज्म। और भी चीजें हम लोग समझेंगे। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच।